अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 97। मेरा कोई हक नहीं। लैला और कबीर जब नीचे आए तो बाकी के क्रू मेंबर्स भी आ चुके थे। सबके जमा होते ही पार्थो ने कहना शुरू किया, हमारी ज्यादातर शूटिंग इस रिजॉर्ट में और इसके आसपास ही होनी है। सिर्फ कुछ सीन हमें चंद्रा साहब के फार्म हाउस पर शूट करने होंगे, इसलिए आप लोग इस लोकेशन को अच्छे से देख समझ लें। फिर सब टूर गाइड और चंद्रा साहब की अगुवाई पर पूरा रिजॉर्ट घूम आए। लैला ने महसूस किया कि कबीर अब पार्थो और चंद्रा साहब के साथ ही बातें कर रहा था, जबकि उसका दिल ये चाह रहा था कि रिजॉर्ट की खूबसूरत वादियों में वो कबीर का हाथ थाम कर चले, क्योंकि अभी अभी नीचे आने से पहले कबीर ने जो उससे बातें की थी वो अब भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा किए जा रही थी। अचानक से लैला को ऐसा महसूस हुआ कि अगर कबीर उसकी तरफ नहीं देख रहा है तो वो खुद कबीर के पास जा मिलेगी। तब तो शायद कबीर को उसे वैसा ट्रीट करना ही पड़ेगा जैसा कि उसका दिल अभी चाह रहा था। वो एकदम से आगे बढ़कर कबीर के पास खड़े होने के लिए बढ़ी, लेकिन तभी वहां उबड़ खाबड़ रास्ते में उसका पैर कुछ लड़खड़ा सा गया। जब तक कोई कुछ समझता उससे पहले ही पास ही खड़े चंद्रा ने उसे अपने हाथों से सहारा देते हुए कहा, अरे 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 संभल कर मैडम, अभी कहीं गिर गिरा गई तो पार्थो साहब तो गए काम से। चंद्रा की इस बात पर कबीर ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। जिस तरह से चंद्रा लैला को घूर रहा था और उसकी हथेलियों में लैला का बाजू था, उसके बाद उसे गुस्सा आना लाजमी था। उस पर कबीर ने जूड़े में जो लैला के बाल बांधे थे वो भी अब पूरी तरह से खुलकर लैला की पीठ और कंधे पर बिखरे पड़े थे। लैला ने भी संभालते हुए कबीर की ही तरफ देखा और उसकी आंखों से छलकते गुस्से को देखकर कुछ सहम सी गई। उसकी नजरों ने कबीर की नजरों का पीछा किया। तब जाके उसे एहसास हुआ कि चंद्रा ने अभी तक उसका बाजू थाम रखा है। वो जल्दी से पीछे हटकर खुद को चंद्रा से छुड़ाती हुई बोली, सॉरी, वो मेरा पैर फिसल गया था, और फिर जल्दी से अपने बाल भी समेटने लगी थी। लेकिन तब तक चंद्रा को उसके खुले बालों वाला रूप और उसके मखमली बाजुओं की छुअन का नशा चढ़ चुका था। चंद्रा ने अजीब सी नजरों से उसे देखते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं मिस लैला, अगर अभी आपका पैर नहीं फिसलता तो मुझे कैसे पता चलता कि। कहते हुए उसकी बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि कबीर की घूरती हुई नजरें उसने अपने ऊपर महसूस कर ली थीं। लैला की नजरें तो बस उसी पर टिकी हुई थीं, लेकिन अब कबीर उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। कबीर ने पार्थो से कहा, तुम लोग देख लो बाकी के लोकेशंस, मैं थोड़ी देर और रेस्ट करूंगा। तब पार्थो ने कहा, लेकिन कबीर, हमें थोड़ी बहुत रिहर्सल भी करनी है। लेकिन कबीर रुका नहीं, उसने चलते चलते ही जवाब दिया, शाम में कर लूंगा मैं। उसके जाते ही लैला को थोड़ी इनसिक्योरिटी सी फील होने लगी थी, लेकिन कबीर के जाने के बाद अगर वो भी चली जाती तो शायद इससे बाकी लोगों को बातें करने का बहाना मिल जाता, इसीलिए वो वहीं रुक गई। अभी नरेन अपने कुछ शॉट्स देकर फ्री हुआ ही था कि तभी उसे एक स्पॉट बॉय ने आकर कहा, आपके लिए फोन है नरेन सर। नरेन ये सुनते ही वहीं रिसेप्शन पर रखे फोन के पास आ गया। रिसीवर उठाते ही उधर से सुहासिनी की खनकती हुई आवाज आई, हेलो नरेन। नरेन सुहासिनी का फोन यहाँ सेट पर आने से कुछ चौंक सा गया था। सुहासिनी, तुमने यहाँ कैसे कॉल किया? सुहासिनी ने हंसते हुए कहा, दुनिया में टेलीफोन डायरेक्टरी नाम की एक चीज होती है मिस्टर नरेन रॉय, तुम तो बस ये पूछो कि मैंने यहाँ कॉल क्यों किया। नरेन उसके इस तरह याद दिलाने पर छेप कर रह गया। उसने अपने बालों में उंगली फेरते हुए कहा, सॉरी, वैसे अब बता दो कि कॉल क्यों किया। बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं तुम्हारे रूम पर वापस लौटने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तो वो बात ये है कि मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और उसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट भी कर लिया गया है। नरेन ये सुनकर एकदम से खुश होते हुए बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
वैसे अब जब बात निकली है तो मैं बता दूं कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। सुहासिनी ने चहकते हुए लहजे में कहा। क्या बात है? आज मेरी किस्मत का सितारा बुलंदी पर है काफी। जल्दी बताओ क्या खबर है? तब नरेन ने उसे बताया। माया कपूर आज फिर तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, और पता है उसके पूछने का अंदाज कुछ ऐसा था कि वो जरूर तुम्हारे साथ काम करना चाहती है। नरेन ने सोचा था कि ये सुनते ही सुहासिनी काफी खुश हो जाएगी, मगर सुहासिनी की तरफ बिल्कुल ही खामोशी सी छा गई थी। नरेन ने वो खामोशी महसूस करते ही पूछा, हेलो सुहासिनी, आर यू देयर? तभी सुहासिनी की तरफ से आवाज आई, हाँ मैं यही हूँ। वो लगता है बीच में कुछ लाइन डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए मेरी आवाज नहीं जा रही थी तुम्हें। ओ ओके, वैसे तुमने सुना ना मैंने जो कहा? हाँ हाँ सुन लिया बाबा, सुहासिनी ने हंसते हुए कहा। तब नरेन ने कुछ सीरियस लहजे में कहा, तो कब आ रही हो बंबई? तुम्हारे बिना अब मेरा मन भी बिल्कुल नहीं लगता, और फिर अब तो तुम्हारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। सुहासिनी ने उसकी बेचैनी महसूस करते हुए कहा, आ जाऊंगी जल्द ही, बस एक बार ये फिल्म फेस्टिवल वाला इवेंट हो जाए, और तुम्हें तब तक ये करना है कि सुबह शाम भगवान जी से हर रोज मेरी फिल्म को अवार्ड मिलने की प्रेयर करनी है। नरेन ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और एक अजीब तरह की मायूसी उसके अंदर उतर सी गई। इन सब बातों में कहीं ना कहीं उसके मन में एक बात फिर से आ गई थी कि सुहासिनी हमेशा की तरह उसे एक बार फिर से टाल रही थी, लेकिन उसने सुहासिनी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। उसने बस सपाट लहजे में पूछा, और इन सब में कितना वक्त लगेगा? सुहासिनी ने उसके लहजे की काट महसूस कर ली थी, इसलिए अब उसका लहजा भी बुझा हुआ सा था। अभी इवेंट की डेट अनाउंस नहीं की है फिल्म फेस्टिवल वालों ने, जैसे ही खबर आती है मैं बताती हूँ तुम्हें। तब नरेन ने कहा, ओके जरूर बताना, मुझे इंतजार रहेगा। मेरे शॉट का टाइम हो रहा है, मैं फिर बात करता हूँ, ओके बाय। कहकर उससे कॉल रख दिया, लेकिन नरेन के मन में एक बार फिर वो एहसास जोर पकड़ने लगा था कि सुहासिनी उसके साथ रहना ही नहीं चाहती। उधर कबीर के जाते ही चंद्रा को तो जैसे मौका ही मिल गया था। वो तो पूरा वक्त लोकेशन देखते हुए लैला के आगे पीछे घूमता रहा। कुछ देर बाद जब वो लोग वापस रिजॉर्ट की तरफ लौटे तो लैला भागती हुई अपने कमरे की तरफ जाने की बजाय कबीर के दरवाजे की तरफ आ खड़ी हुई। उसने धीरे से नॉक किया तो कबीर की गंभीर सी आवाज आई, कौन है? लैला ने धीरे से कहा, मैं लैला। लैला ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसे पूरा यकीन था कि कबीर दरवाजा नहीं खोलेगा। यही वजह थी कि कुछ देर रुककर वो वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तभी कबीर के दरवाजा खुलने की आहट हुई। लैला पलटकर तेजी से वापस लौटी। कबीर ने सीरियस लहजे में कहा, क्या हुआ? लैला को लगा था कि वो उसे अंदर आने के लिए कहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा खड़ा ही लैला से सवाल कर रहा था, लेकिन लैला अच्छे से जानती थी कि अभी अगर उसने कबीर को नहीं मनाया तो फिर ना शाम में रिहर्सल सही से हो पाएगी और ना ही किसी और काम में खुद उसका मन लगेगा। उस पर चंद्रा की हरकतें, ये सब ख्याल आते ही लैला तेजी से उसके साइड से निकलकर कमरे में आती हुई बोली, वो बैठ के बात करते हैं ना। कबीर को उसकी चालाकी पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर वो हंसी आने नहीं दी और दरवाजा बंद करता हुआ उसके सामने आकर बैठ गया। आप नाराज हैं? लैला ने उसके बैठते ही जल्दी से पूछा। तब कबीर ने उस पर एक नजर डाली और फिर कहा, क्यों? जैसी तुम्हारी हरकत थी उस हिसाब से अगर मेरी जगह पर तुम होती तो क्या करती? तुम्हें गुस्सा नहीं आता? उसके सीरियस लहजे में नाराजगी छुपी थी, लेकिन लैला ये सुनते ही उठकर उसके पास आकर बैठ गई और एकदम सख्त लहजे में बोली, नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैं अगर कबीर कपूर होती तो लैला को छोड़कर कभी पार्थो और उस बेशरम चंद्रा के साथ नहीं घूमती। मैं लैला के पास होती, और अगर आप वाकई उस वक्त मेरे साथ होते ना कबीर सर, तो ये नौबत ही नहीं आती।
मैं तेजी से आगे सिर्फ इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि मुझे आपके बगल में रहकर सब कुछ देखना था। अगर आप भी मुझे देखते होते, मेरे पास होते जब मैं गिरने लगती, तो आप अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मुझे संभालते ना, उस चंद्रा को तो मौका नहीं मिलता। लैला की बातें सुनकर कबीर हैरान था। कहाँ वो उससे नाराज था और सोच रहा था कि जब वो सामने आएगी तो वो उसे डांट कर समझाएगा, लेकिन यहाँ तो लैला ने उल्टी ही गंगा बहा दी थी। उल्टे वो ही उसे डांटे जा रही थी कि कबीर उसके आसपास क्यों नहीं था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, देखो लैला, लेकिन लैला ने उसे बीच में ही चुप कराते हुए कहा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है कबीर सर। रहा सवाल मेरे जूड़े के खुलने का, तो ये भी आपकी गलती थी। आपने इतना ढीला जूड़ा बांधा ही क्यों था कि जरा सा लड़खड़ाने से ही वो पूरा खुलकर मेरी पीठ पर बिखर गया। उसकी आंखों से छलकती मासूमियत और उसकी प्यारी सी शिकायत सुनकर अब कबीर से अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो चुका था। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। इसे कहते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसे हंसते हुए देखकर लैला के होठों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। तब लैला ने कुछ सीरियस होते हुए कहा, पता नहीं क्यों मुझे वो चंद्रा कुछ ठीक आदमी नहीं लग रहा। तब कबीर ने उसे समझाते हुए कहा, वो ठीक रहे ना रहे, तुम अगर ठीक हो तो तुम्हें किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कभी ऐसा लगे कि वो तुम पर हावी होने की कोशिश कर रहा है तो उसे साफ साफ कड़े लहजे में समझा देना कि तुम उसके लिए अवेलेबल नहीं हो। लैला कबीर की बात समझ रही थी, लेकिन अभी वो उसके मुंह से कुछ और ही सुनना चाहती थी, इसलिए उसने नजरें झुकाए हुए कहा, लेकिन आप अगर मेरे साथ हमेशा रहेंगे तो उसकी हिम्मत नहीं हो पाएगी मुझे कुछ भी कहने की। इतना सुनना था कि कबीर ने उसके बाजुओं को अपने दोनों हाथों से थामते हुए कहा, तुम खुद सोच कर देखो, क्या मेरा या किसी का भी तुम्हारे साथ हमेशा अवेलेबल रहना मुमकिन है? मुझसे या किसी और से उम्मीद लगाने की बजाय तुम्हें तो खुद ही खुद को तैयार करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में चंद्रा या उस जैसे किसी और मौका परस्त इंसान की आवाजाही लगातार जारी रहेगी। आज मैं तुम्हें किसी से भी प्रोटेक्ट कर लूंगा, लेकिन क्या भेड़ियों की तरह यहां वहां बिखरे हुए ऐसे इंसान तुम अकेला पाकर और तंग करने पर उतारू नहीं हो जाएंगे? लैला ने कबीर की बात पूरी सुनी तो उसे वाकई ये रियलाइज हो चुका था कि कबीर का एक एक लफ्ज सही है। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कबीर ने दरवाजा खोला तो सामने स्पॉट बॉय था। उसने कहा, सर, लंच का इंतजाम बाहर डाइनिंग एरिया में किया गया है। पार्थो सर ने कहा है कि आप लोगों को बुला लाऊं। कबीर ने उसे जवाब दिया, ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं। कहकर उसने दरवाजा बंद किया और लैला से बोला, नीचे चलते हैं। लैला ने ओके कहा और उठते हुए बोली, मैं अपने कमरे में हूं, आप तैयार होकर आवाज दे दीजिएगा। कहती हुई वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी कबीर ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अच्छा सुनो। लैला कुछ शर्माती हुई उसकी तरफ पलटी। उसकी नजरें झुकी हुई थी। कबीर ने उसकी ठोड़ी पर अपनी उंगलियां टिकाकर उसका चेहरा उठाते हुए कहा, मुझे मालूम है मेरा तुम पर कोई हक नहीं, ना ही मैं उस तरह का इंसान हूं कि किसी को जबरदस्ती अपनी बातें मनाने के लिए मजबूर करूं, लेकिन पता नहीं तुम्हारे मामले में मुझे क्या हो जाता है और मैं ऐसे बिहेव करने लगता हूं। ये सुनते ही लैला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये भी तो हो सकता है कि मैं खुद भी आपको वो सारे हक दिए जा रही हूं, और ये सारे हक देने का भूत मुझे उस दिन से और भी ज्यादा चढ़ गया जब मैंने आपकी स्टडी में आपकी डायरी पढ़ी थी। ये सुनते ही कबीर ने हैरान होते हुए पूछा, क्या मतलब, तुमने मेरी डायरी पढ़ी? लैला ने माफी मांगने वाले अंदाज में कहा, सॉरी, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं पढ़ा था, बस मेरी नजर चली गई तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। लोग सही कहते हैं, मासूम दिखने वाले लोग कभी कभी ज्यादा घातक हो जाते हैं। लैला ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा, मैं नीचे ही जा रही हूं, आप तैयार होकर आ जाइए। कहते हुए उसने जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा,
उसे कोई चीज चमकती हुई सी अपनी आंखों पर महसूस हुई। उसने चौंक कर इधर उधर देखा कि आखिर ये रोशनी की चमक कहां से आई थी, मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसके ठीक पीछे खड़े कबीर ने जब उसे ऐसे ठिठकते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।